काम पर आएंगे उससे पहले आप हमें बताइए कि घर चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि शाहिद रजा करते क्या हैं। ऐसे मैं 3-4 लोगों के नाम तक अभी बता सकता था जिन्होंने मुझे पूछा कि मैंने जो है वो कई लोगों से पहले सलाह लिया कि हम शाहिद रजा का जो है वो पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही था कि शाहिद रजा कमाते कैसे हैं, क्या बताना चाहेंगे क्या, क्योंकि आपकी हंसी बहुत कुछ बता। देखिए, लोग को जानना भी चाहिए। और ये कमाने वाला इसलिए पूछा ना आपसे क्योंकि देखिए विधायक जयराम महतो हैं, काफी चर्चा में हैं, अच्छा बोलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर जो है वो अपना ब्यौरा दे दिया कि मैं कहाँ से कमाता हूँ, हमारी शादी कहाँ से आती। तो क्या शाहिद रजा अपनी कमाई बताएंगे क्या? देखिए, कमाई हमारा कुछ नहीं है, कमाई यही है, कमाई हम लोग जनता पब्लिक है। आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि शाहिद रजा का चलता कैसे है, ये सवाल उठता है। कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा काम हम लोग कर लेते हैं। बीच में अपना हमारा नर्सिंग और मेडिकल भी था, तो जो लगातार चल रहा था। अभी बीच में जब हम लोग इधर इलेक्शन में बिजी हो गए तो अभी उसके कारण कुछ कम था। और जहाँ एक काम जो हमारा अपना एक PSR इंटरप्राइजेज है जिस पे हम लोग काम करते हैं, उसमें जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं उसको हम लोग करते हैं। लेकिन कहा ना कि हम लोगों ने जनता कमाया है, पैसा नहीं। अब आप कहते होंगे कि शाहिद का कैसे चल रहा है, तो बहुत सारा बैक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट कई लोगों ने किया। मैं कैमरे में तो उनका नाम नहीं ले सकता। जब भी जरूरत पड़ा, आज भी जब जरूरत पड़ता है, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे लाइफ में जो लगातार खड़े रहते हैं और लगातार उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। चलिए, आपने जो है वो लाइफ का जिक्र कर दिया है, तो अच्छा दोस्त, क्योंकि मैं किसी अभी एक दोस्त का नाम लूंगा तो आप कहेंगे वो पुरानी बातें हैं। अभी फिलहाल आपका सबसे अगर एक बेस्ट फ्रेंड आपको चुनना पड़े, वैसे तो दोस्ती की कोई मिसाल नहीं होती है, कोई मोल नहीं होती है, कोई एक फ्रेंड अगर चुनना पड़े। देखिए, फ्रेंड चुनेंगे अगर किसी एक का नाम नहीं हो सकता है, कोई एक बात हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस तरह से मुझे चुनाव के लिए अप्रोच किया था, मरहूम मंटू साहब थे और चास के हाजी इश्तियाक साहब थे, और भी कई लोगों ने जिन्होंने मदद कोऑपरेट किया था। मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एज ए गार्जियनशिप के तौर पे हमारे धनबाद वासेपुर के जो तारिक हबीब साहब हैं, अच्छा, मैं उनको अच्छा अपना दोस्त भी मानता हूँ, उनको गार्जियन भी मानता हूँ। क्योंकि देखिए, दो यूथ कांग्रेस में आने से पहले लगातार उनके साथ हम लोग सामाजिक स्तर पर पूरे झारखंड में काम करते हैं। आज जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कहीं हम लोग जाते हैं कि भाई आज जैसे अभी आपसे ही कुछ बात हो रही थी तो मैंने कहा वहाँ हमारे लोग हैं। तो लोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग पहले ही हर जिला ऐसा नहीं था कि जो उसमें दौरा कर चुके हैं, जान पहचान बना चुके हैं, तो लोग मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका हर जगह सपोर्ट भी रहता है। अभी मैं जब जिला अध्यक्ष बना अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का, तो आपने कहा कि आपको उन्हें किसने बोला बनने के लिए, तो तारिक हबीब साहब थे जिन्होंने बहुत अच्छी उनकी इमरान प्रताप बड़ी साहब से बनती है और अल्पसंख्यक को लेकर हमेशा वो आवाज़ रहते हैं। उन्होंने ही कहा कि नहीं, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक बनना है, उसको मैंने हामी भरा और आज उन्हीं का ये है कि हम जिला अध्यक्ष हैं। चलिए, इन्होंने बहुत सारे खुलासे कर दिया। अच्छा, शाहिद रजा आइडल किसको मानते हैं? पॉलिटिकल, मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता, शाहिद रजा पॉलिटिकल किसको आइडल अपना मानते हैं? देखिए, हमारा पॉलिटिकल आइडल राहुल गांधी ही है। बहुत सारे लोग उन्हें जो है तरह तरह की बातें लिखते हैं सोशल मीडिया पर, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता मीडिया में कैमरे में, लेकिन आपको पता है कि वो क्या क्या नाम लेते हैं लोग। देखिए, लोग नाम लेते हैं, नाम लेंगे। जब आप मैं 2 एग्जाम्पल आपको ऐसे दूं, हिंदू धर्म का दूं चाहे मुस्लिम धर्म का। भगवान श्री राम भी थे तो उनको भी वनवास कटवा दिया लोगों ने। अब जैसे हमारे पैगंबर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर भी कई लोग आरोप लगाते थे। मैं उनसे कंपेयर उनको नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी अच्छा काम करता है लोग या जो भी समाज का अगुवाई करता है, चाहे मैं करूँ चाहे आप करूँ, तो जब मतलब पैगंबर जैसे लोग, भगवान जैसे लोगों पर लोग आरोप लगा देते हैं, तो एक हम लोग अपना इंसान है। राहुल गांधी ने देश के लिए ही अपना मतलब समझिए कि उसके पूरे परिवार ने योगदान दिया है। आप उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जब उनका मकान छीन गया था तो कई लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी मेरे मकान में आप आइए। तो जो देश में जिसका बाप दादा और दादी जिसकी प्रधानमंत्री रही होगी, उसको हर राज्य में प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, मेरा भी दादा है, मेरी भी दादी है, मेरे दादी के सीने पे गोली नहीं लगी थी, मगर मेरे दादी के सीने पे गोली लगती तो हो सकता है मैं सदमे से उभर नहीं पाता। मेरे भी बाप है, लेकिन मेरे बाप का चिथड़ा बम से नहीं उड़ा। तो वो एक राहुल गांधी ऐसा इंसान है जिसने चिथड़ा भी देखा है, गोली भी देखी है, खून भी देखा है, और आज वो चाहते तो उनकी माँ प्रधानमंत्री बनती। लेकिन मनमोहन सिंह जो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और इकलौते प्रधानमंत्री है जिनका नोट पे भी साइन है, उनकी नाम से स्कॉलरशिप भी चल रहा है, वैसे लोगों को मौका दिया तो ये लोग
को लोग ही आइडल बनेंगे और ऐसे लोगों को ही आइडल मानना चाहिए जो गांधीवादी विचारधारा के आइडल हैं। मतलब गांधीवादी विचारधारा को आप बेहतर समझते हैं। एक और सवाल हमारा, अक्सर हमने जो है आपके फोटोज देखे हैं, कभी सोनिया गांधी के साथ आप नजर आ जाते हैं, कहीं राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, कभी इमरान प्रतापगढ़ी के साथ नजर आते हैं। बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आप महीना 2 महीना में दिल्ली चले जाते हैं, ऐसा क्या होता है दिल्ली दरबार में? मैं देखिए दिल्ली चले नहीं जाते हैं, मैंने कहा ना कि जनता लोग आपके साथ हैं। दिल्ली में हमेशा खुद से नहीं गया, अच्छा, कोई ना कोई लोग हमारे साथ गए हैं। और आपने जैसे कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो मैंने हो सकता है कुछ बेहतर काम किया होगा, कुछ अच्छा कर्म किया होगा कि मैं अचानक एक बार दिल्ली गया। तो उस वक्त NSCI का चुनाव हो रहा था और हम लोग NSCI के हमारे जो लोग लड़ रहे थे, हम लोगों ने उनका 1-2 जगह प्रचार भी किया और 2 दिन बाद रिजल्ट भी था। हम लोग अचानक से रुक गए। अच्छा। हम लोग सोचे कि घर नहीं जाना है और NSCI का जीत हुआ वहाँ पे, जिसके कारण हमें कार्यालय में पता चला कि सोनिया गांधी जी आ रही हैं और सबसे मिलेंगी। तो कई लोग, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि हम लोगों ने 20 साल 25 साल पॉलिटिक्स किया लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। यही बात राहुल गांधी वाले भी। तो राहुल गांधी जी झारखंड आए थे, जिससे पहले दिल्ली में भी जब उनका ईडी घेराव हुआ था, तो मैं दोनों बार में दिल्ली में मौजूद था। अब वो संयोग से मौजूद थे या आपके पास फोन आया था? मैं वो बाइलक ही समझिए, संयोग ही समझिए कि मैं दोनों वक्त वहाँ मौजूद था। और जब अंतिम फैसला आया उस वक्त जब राहुल गांधी जी सबसे मिल रहे थे, तो वो ऐसा संयोग था कि मैं भी उस वक्त दिल्ली में मौजूद था। तो ये एक संयोग ही है। अच्छा, मौके में चौका मार दिया। झारखंड में जैसे वो आए, तो आप संयोग देखिए कि मैं बोकारो में हूँ। मैं बोकारो में एज ए अल्पसंख्यक का जिलाध्यक्ष प्रोटोकॉल में था, लेकिन फिर बोकारो में नहीं मिल पाया। लेकिन राहुल गांधी जी जैसे रांची गए और मेरे कई दोस्त मुझे मना कर रहे थे कि नहीं हम लोग अब रामगढ़ से वापस हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, जब तक राहुल गांधी झारखंड नहीं छोड़ेंगे मैं उनके साथ ही रहूंगा। अच्छा, मैं भी पीछे पीछे रांची गया और पता चला कि रांची में जितने भी डेलीगेट्स थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। हम लोग बहुत अच्छा मुलाकात की। ये शायद भारत जोड़ो यात्रा का जी, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र था। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा के ही क्रम में मुलाकात हुई थी। अगला सवाल हमारा ये बनता है कि क्या यूथ को अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है अब हावी होता जा रहा है, क्या यूथ को आना चाहिए? और यूथ अगर आता है पॉलिटिक्स में तो उसे पार्ट टाइम लेना चाहिए, फुल टाइम लेना चाहिए? देखिए, जिस तरह का भी पूरे देश में परिवेश चल रहा है और जिस तरह से पूरे देश में सोशल मीडिया का माहौल है, खासकर के युवाओं को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देश को युवा लोगों की ज़रूरत है, युवा सोच की ज़रूरत है, युवा ताकत की ज़रूरत है। आप देख सकते होंगे कि अभी कई यंग MPs जो लोकसभा में गए हैं, बिल्कुल बहुत सारे MPs देखे, अगर इकरा हसन की बात करें, अगर प्रिया सरोज की बात करें, अगर बात और भी कई 2-3 जो है वो पढ़ कर आए हैं। बिल्कुल, अभी आप विधानसभा की बात करें तो कई युवा पहुंचे हैं। आपने अभी जयराम माथुर जी का नाम दिया, सबसे चर्चा में इसलिए नाम जो है। तो मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में हमारे देश का भविष्य तय करता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो विधायिका बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता लोगों को कि आप फुल टाइम आइए। कुछ लोग बिजनेस पर्पज से आते हैं, कुछ लोग अपने राजनीतिक बैकग्राउंड को बचाने के लिए आते हैं, कुछ लोग को आना चाहिए ताकि आप कुछ समाज को दे सकें, लोगों को मदद कर सकते हैं, कम से कम आप अपने समाज के लोगों को मदद कर सकते हैं। तो एक सेवा भाव से आना चाहिए। शाहिद रजा क्या मदद कर रहे हैं समाज के लिए? देखिए, हमारे स्तर से जो जहाँ होता है, हम लोग चाहे आपका BGH का बात हो, चाहे चास ब्लॉक का बात हो, DC ऑफिस का बात हो, चाहे थाना का बात हो, या कहीं किसी तरह का कोई मामला तो अभी आप देखे होंगे कुछ दिनों पहले प्लांट के ही मामला रिलेटेड था, रसल वैपर एक सांप ने काट दिया। सेक्टर 9 के का मजदूर की भी मौत हो गई थी। जहाँ हम लोग को जरूरत पड़ा हम लोग उन लोगों के साथ थे। कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे KM मेमोरियल का लापरवाही से टुक्काडी का लड़का का डेथ हो गया था। तो लोगों का मदद करने से आपके दिल में जो सुकून मिलेगा और जो मतलब आपको खुशी मिलेगी, वो मुझे नहीं लगता है कि मतलब किसी और काम में है। तो आप जो मेरा सहयोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का दुआ है कि किसी तरह थोड़ा बहुत अपना चल रहा है, लोगों का और आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग फ्यूचर में फिर अपना आगे क्या देखते हैं। शाहिद रजा सुनने में आया कि मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बता दूं, जहां तक मैंने पढ़ा शाहिद रजा को, कि नगर निगम के चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, चुनाव ऐसा कोई लड़ने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले जब चुनाव की प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी दर्शकों को बताना नहीं चाह रहे हैं। कुछ दिनों पहले घोषणा हो रही थी, तो उस वक्त हुआ था कि पार्टी लेवल पे चुनाव होगा।
अभी भी होगा, अभी आने वाले समय में अगर होगा। पार्टी लेवल में चुनाव होगा, टेस्ट पास हो गया है तो पार्टी लेवल पे ही होगा। अगर पार्टी लेवल में चुनाव होगा तो हम लोग कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता है। मैं अपने मुंह या मिट्टू से नहीं बनूंगा, हाँ। लेकिन पार्टी का चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्टी का कोई राज्य स्तर का कार्यक्रम हो, दिल्ली स्तर का कार्यक्रम हो, जिला स्तर का कार्यक्रम हो, निस्वार्थ भाव से हम लोग पार्टी के साथ रहे हैं और एक पैरेलल ग्राफ में रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं एक्टिव हूँ तो 3 महीना नहीं हूँ, 4 महीना नहीं हूँ। जहाँ जहाँ पार्टी को जरूरत था हम लोग वहाँ पे खड़े रहे। तो पार्टी ऐसे लोगों पे जरूर विचार करेगी और हाँ, ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको देगी, लेकिन हम लोग अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे। अब आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में अगर लोगों की मदद करना और बेहतरीन तरीके से लिखा है तो आपकी एक कुर्सी में बैठ के मदद कीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं जरा पोस्टर वाले सवाल पे। शाहिद रजा बीआईबी वंशी से पढ़ाई करते हैं और समय बदलते के साथ साथ जो है बोकारो का पोस्टर बॉय कैसे बन जाते हैं, कहाँ से ये किस्मत खुली? बहुत सारे लोगों ने इस पर विवाद भी हुआ। जब मैंने आपको पोस्टर बॉय की तरफ से जो है वो पेश किया या बोला मैंने, तो बहुत सारे मेरे जानने वालों ने या फिर फॉलो करने वाले लोगों ने कहा कि पोस्टर बॉय नहीं हो सकते। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो पोस्टर बॉय आप कैसे बन गए? श्वेता सिंह के साथ आप अक्सर नजर आते हैं। नहीं, देखिए, पोस्टर बॉय मैं नहीं बना हूँ या मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने ही कहा था। तो आपके ही साइड चैनल था या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही। तो जहाँ पे जरूरत पड़ता है हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया कैमरा का दौर है। चाहे आपका विधानसभा का प्रोग्राम हो, लोकसभा का प्रोग्राम था, जिला का प्रोग्राम था, तो हम लोग हमेशा कोशिश किए कि फ्रंट पे आके रहें। जितनी हमारी कोशिश, जितनी हमारी क्षमता थी, विधानसभा चुनाव में भी हम लोग कोशिश किए थे कि नहीं, जितना हमारा क्षमता है हम लोग इसको लगाएं, क्योंकि काफी दिनों से कांग्रेस का विधायक नहीं था। अच्छा। तो हम लोगों ने पूरे ताकत से विधानसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आजकल कैमरा सोशल मीडिया का चारों तरफ दौर है। कुछ कुछ तस्वीरें अच्छी हमारी आ जाती हैं। अच्छा। रैंडमली सहयोग नहीं, मैं आपके पीछे जरा बहुत सारी तस्वीरें देख रहा हूँ और जहाँ आपने चूज किया है हमारी विधायक भी नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि संयोग से आ जाता है या ऐसा कुछ रखे हैं सेटिंग करके? हमारे विधायिका हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, CLP लीडर हैं, राजेश ठाकुर साहब हैं, पीछे राहुल गांधी साहब हैं, हमारे प्रणब झा जी हैं, वही मैं देख रहा हूँ। अब आते हैं सबसे ज्वलनशील मुद्दे पर। बोकारो के विस्थापितों का क्या होगा? क्या मुंह लटकाए ऐसी जिंदगी कट जाएगी या इस सेशन में जो है 5 साल का कार्यकाल है कांग्रेस का, उसमें कुछ होगा बोकारो का? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बोकारो जो विधानसभा है, मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि इसका ज्योग्राफी और इसका डेमोग्राफी या बहुत ही विचित्र है। मतलब ऐसा विधानसभा पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा। कैसे? एक तो ये सबसे बड़ा विधानसभा है साउथ ईस्ट का। मुझे लगता है इंडिया में टॉप 5 या टॉप 3 में जरूर होगा, क्योंकि 611 बूथ है। 611 जी। और यहाँ एक ऐसा है कि ये एक ऐसा विधानसभा है जिसको बीचों बीच एक नदी काट देती है गंगा। अच्छा। इधर चास नगर निगम, अच्छा, उधर आपका सेक्टर, और सेक्टर के बाद फिर पंचायत और नन पंचायत। तो ऐसा पूरे इंडिया में कोई विधानसभा नहीं है जहाँ पे लोकल लोग भी हैं, जहाँ पे विस्थापित भी हैं, जहाँ पे गैर विस्थापित भी हैं, जहाँ नगर निगम भी है और जहाँ पे अतिक्रमण भी है। अतिक्रमण पे ज्यादा फोकस, जहाँ पे अतिक्रमण भी है। तो ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बोकारो विधानसभा में जैसे अभी विधायक बनी है जो, तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ काम करना। और विस्थापितों की बात है, शुरू से ही विस्थापितों का मुद्दा पूरे बोकारो में छाया रहा है और लोगों को काफी उम्मीद है कांग्रेस सरकार, जेएमएम सरकार से। मैंने आपको कहा ना कि ये बोकारो का जो कुछ काम है ये राज्य सरकार के पास है, खासकर बोकारो स्टील प्लांट को केंद्र सरकार के पास है। ये कहीं ना कहीं स्टील मंत्रालय से और सेल चेयरमैन ऑफिस से हैंडलिंग होता है। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर झारखंड सरकार ने नियम 2 बार पारित किया, 1932 का कथियान, 75% नौकरियों का आरक्षण, जिसे राज्यपाल ने रोक दिया, जिसे बीएसएल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीएसएल पब्लिक सेक्टर यूनिट है। बार वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती है कि मैं इसे नहीं मान सकता। तो यही सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन उम्मीद है कि पहले से बेहतर काम विस्थापितों के लिए और विस्थापितों के हित में काम होगा। अभी पंचायत की जो बात हो रही थी, इससे पहले भी पंचायत